नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 26-27% गिर चुका है और लोगों के मन में केवल एक ही सवाल है कि क्या ये वापस अपने ऑल टाइम हाई पर जाएगा कि नहीं जाएगा और क्या यहाँ से और भी गिरेगा नहीं गिरेगा। इस वीडियो में हम यही चर्चा करने वाले कि क्या इसमें और भी हमको गिरावट के संकेत दिखाई देते हैं और भी यहाँ से इसको गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए। इस वीडियो में हम ये बात करने वाले। देख सकते हो अभी इसका प्राइस चल रहा है 223 रुपये। और इरेडा का मैं आपको काम बता देता हूँ। इरेडा का काम है फाइनेंस करना, जो रिन्यूएबल एनर्जी रहता है ना, उन सारे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम इरेडा का है। और ये एक सरकारी कंपनी है, ठीक है। और वैसे ही एक IRFC भी, IRFC का भी काम है फाइनेंस करना, जो रेलवे के प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं। तो इरेडा का काम है जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह के जो प्रोजेक्ट रहते हैं उनको फाइनेंस वगैरह करना, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे देखो नीचे देखने से पता चलता है इसका PE रेशियो 45 चल रहा है और इंडस्ट्रीज़ का PE 28 चल रहा है। यानी कि स्टार्टिंग में ही दिख रहा है कि काफ़ी भाग चुका था, ओवर वैल्यू हो चुका था, जिसके वजह से हमको एक करेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। पर आगे हम वीडियो में देखते हैं कि वाकई में क्या ये महंगा है, सस्ता है, क्या करना है नहीं करना है। इस वीडियो में काफ़ी अच्छे से हम डिस्कस करने वाले, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक बार चार्ट ओपन कर दूँ और आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ यहाँ पे प्राइस रेंज, ठीक है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आराम से देखो, ठीक है, मतलब स्किप नहीं करना। यहाँ पे देखो मैं प्राइस रेंज लगाता हूँ, ठीक है। ये अराउंड भाई 30% के आसपास गिर चुका है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर, पहले हम चलते हैं इसके कुंडली पर, देख लेते कंपनी का ROE कैसा है। यहाँ पे देख सकते हो इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ के आसपास है, यानी कि एक मिड कैप की कंपनी बोल सकते हो। स्टॉक का PE है 48 और इंडस्ट्रीज़ का PE है 24, यानी कि थोड़ा हाई PE, थोड़ा मतलब थोड़ा ज़्यादा ही ये हाई PE पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि थोड़ा ज़्यादा ही वैल्यूएशन इसकी दिखाई दे रही है। डेप्ट इसके ऊपर अराउंड 50,000 करोड़ के ऊपर है। अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार इसके ऊपर बहुत डेप्ट है, इसका मार्केट कैप 60,000 करोड़ है। तो ये एक फाइनेंस की कंपनी है, ये डेप्ट नॉर्मल है, तो ये हमें कंसिडर नहीं करना है कि इसके ऊपर इतना कर्जा है, ठीक है। इनका काम ही है कर्जा देना। बैंकिंग सेक्टर में हमको ROE देखा जाता है, ROE 15 के ऊपर रहना चाहिए। इसका ROE 17 है, काफ़ी अच्छा ROE है, मस्त है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाद में नीचे आते हैं तो देखो मैं आपको इनका जो नेट NPA और क्रॉस NPA वो मैं बता देता हूँ कितना है। इन्होंने अमाउंट नहीं लिखा है, एक्चुअली जो फाइनेंस बैंक की कंपनी रहती है उसमें यही देखा जाता है कि नेट NPA इनका कितना है। नेट NPA मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट बोला जाता है। यानी कि मान लो मैं आपको अच्छे से थोड़ा समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक यहाँ पे देखो ग्रॉस NPA लिख के दिखाई दे रहा है 2.19% और एक लिख के दिखा रहा है कि नेट NPA 0.95%, ठीक है। ये क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लो इनका काम है कर्जा देना, ठीक है। मान लो कि इन्होंने किसी को 100 रुपये का कर्जा दिया, ठीक है, 100 रुपये का लोन दिया और उस 100 रुपये में से वो 100 रुपया भी कुछ आने की उम्मीद नहीं है। मतलब उनकी ऐसा हो गया कि अभी 100 रुपया कर्जा दे दिया, वापस नहीं मिलने वाला है। तो जो ग्रॉस NPA है वो 100 रुपया दिखा देंगे, ये फाइनेंशियल कंपनी अपने बैलेंस शीट में बता देंगे कि भाई ग्रॉस NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेस्ट जो होता है ये 100 रुपया हो गया है, यानी कि ये परसेंट में लिखा है। इसका अमाउंट भी एक्चुअली होता है, ये जो 2.19% लिखा है ना, इसका अमाउंट होता है। मैंने PDF ओपन करके देखा पर इसमें इन्होंने अमाउंट नहीं लिखा है, केवल परसेंट लिखा है। अब ये परसेंट और ये परसेंट अमाउंट कितना बड़ा होता है वो नहीं बता सकते, क्योंकि इन्होंने नहीं लिखा है, क्योंकि इन्होंने परसेंट लिखा है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल एक बार बता देता हूँ वापस। देखो मान लो कि इन्होंने 100 रुपया किसी को कर्जा दिया और वो 100 रुपया अब मिलने वाला नहीं है, तो अपने बैलेंस शीट में ये दिखा देंगे कि भाई ग्रॉस NPA 100 रुपया है, ठीक है। ये मैं रुपए में बता रहा हूँ, इसमें ये परसेंट में लिखा है, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस NPA 100 रुपया हो गया, पर कंपनी को लग रहा है कि 100 रुपये में से 40 रुपया आ सकता है, आने की उम्मीद है। आने की उम्मीद है मतलब नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है। मतलब उनको लग रहा है कि भाई ये पैसा हमको रिटर्न मिल सकता है 100 रुपये में से 40 रुपया। तो जो 40 रुपया रहेगा उसको ये नेट NPA दिखा देंगे, नेट NPA, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही है, ग्रॉस NPA इनका कितना है 2.19%। अब ये अमाउंट में नहीं लिखा है, परसेंट में लिखा है, तो मैं बता नहीं सकता कि
कि इनका जो लोन डिफ़ॉल्ट हुआ है, जो इनको वापस नहीं मिलेगा, वो कितना अमाउंट है, ठीक है। ग्रॉस एनपीए इनका 2.19% है, जिसमें से 0.95% इनको लग रहा है कि हमको पैसा रिटर्न मिल सकता है, और बैंक में यही देखा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। और नेट एनपीए इनका 1 से कम है, तो ठीक है, ठीक बोल सकते हो। एक सरकारी कंपनी है तो अपने आप को उतना तो मैनेज कर ही लेगी, ठीक है। बाद में मैं कोई कॉमर्स स्टूडेंट भी नहीं हूँ कि मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, तो भी मैंने आपको थोड़ा इतना तो डीप में बता दिया। बाकी और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए जानना हो तो आप यूट्यूब पे चले जाओ। मैं इसके आपको ईयरली नेट प्रॉफिट पर लेके आता हूँ। देख सकते हो कि 2019 में कंपनी 250 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे बैठी थी, अभी 1341 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे। कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर देखें तो काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, मस्त तरीके से। नेट प्रॉफिट में कुछ भी नहीं दिक्कत है। अगर रेवेन्यू की बात करूँ तो 2000 से इनका रेवेन्यू 5,500 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग पहुंच चुका है। तो रेवेन्यू, सेल्स, आरओई और ये सारी बातें ठीक है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं दिक्कत है। एनपीए भी इनका ठीक है, ठीक है। अगर वो पता चल जाता ना कि एनपीए इनका अमाउंट कितना है, मतलब इनको जो डिफ़ॉल्ट लोन है इनका वो कितना है। मान लो कि इनका डिफ़ॉल्ट लोन 2000 करोड़ है, एग्जाम्पल के लिए 2000 करोड़ है, और इनका नेट प्रॉफिट 1341 करोड़ के आसपास आ रहा है, तो हम समझ जाएंगे कि ये कंपनी ख़राब है, क्योंकि इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है। पर इससे ज़्यादा तो इनका लोन डिफ़ॉल्ट हो गए, तो हम थोड़ा समझ सकते थे कि ये रिस्की है कि अनरिस्की है, समझ रहे हो ना। अगर मान लो कि इनका डिफ़ॉल्ट लोन 100 करोड़ है, मतलब इनको 100 करोड़ वो नहीं मिलेगा नेट एनपीए जो मैं बता रहा हूँ, तो हम अंदाज़ा लगा सकते थे कि 100 करोड़ इनका डिफ़ॉल्ट लोन है, मतलब और इनके पास इनका नेट प्रॉफिट अराउंड 1300 करोड़ के आसपास है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा हम एक अंदाज़ा लगा सकते थे, पर इन्होंने अमाउंट ना लिखकर परसेंट लिखा है, ठीक है। क्योंकि मेरे ख्याल से एक सरकारी कंपनी है, तो हो सकता है कि थोड़ा बवाल नहीं हो ज़्यादा। आगे बढ़ते तो आगे इसमें और कुछ बताने लायक तो है नहीं। बाद में रिजर्व भी है 5,872 करोड़, ये सारी बातें। और बोरिंग्स देखो 49,000 करोड़ है, तो ये अदर बोरिंग्स रहेगी, तो इनका काम ही कर्जा का है, तो ये तो अपन देख देख के कुछ मतलब नहीं है। नीचे आते तो देखो प्रमोटर्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे। एफआईज ने रिसेंटली अपनी होल्डिंग डबल कर दी है, तो ऐसा मुझको लग रहा है कि ये प्राइस करेक्ट हो रहा था, तो एफआईज ने माल उठाया रहेगा, क्योंकि शेयर का प्राइस गिर रहा है तो कोई ना कोई तो उठाएगा। और पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है, डीआईज माल बेच के भाग गए, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो ठीक है। 75% प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने होल्ड करके रखा है। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस पर। देखो एक सरकारी कंपनी है और ये कितना गिर चुका है। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ प्राइस रेंज की, तो यहाँ से प्राइस रेंज लगाओ यहाँ तक, अराउंड ये 28% गिर चुका है, ठीक है। और मुझको लगता है कि इससे आगे अब इसको नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। इससे आगे नहीं गिरना चाहिए एक सरकारी कंपनी को। 30% बहुत होता है। अगर ज़्यादा से भी ज़्यादा मैं एक मतलब वो रखूँ एक कि और कहाँ तक गिर सकता है, तो 5-6-7% की और गिरावट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, पर एक हम रखते ना, मतलब सेफ्टी के साथ चलते कि और कितना गिर सकता है, तो मेरे ख्याल से 5-6-7% और गिर सकता है, पर गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। पर 5-6-7% से और ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए, यानी कि 37-38% से ज़्यादा ये नहीं गिरना चाहिए। अराउंड 30% गिर चुका है, काफ़ी गिरावट होती है, एक बात ध्यान देना। और मेरे एक पर्सनल व्यू से लग रहा है कि एक सेकेंड मैं एक सपोर्ट लगा दूं और देखूं कि मेरे जहाँ पे सपोर्ट लगाया वहाँ तक कितना परसेंट गिर के आ रहा है। बराबर देखे, बोला ना आपको मैंने अराउंड 35 है। देखो हाँ, परफेक्ट लगा है एकदम, यहाँ पे देख सकते हो एकदम परफेक्ट लगा है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा हम बात करें, और ऑलरेडी देखे ना ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है, समझ रहे हो ना, ये सपोर्ट पे ही ट्रेड कर रहा है स्टॉक। और अगर ये 219 का अगर टूट गया ना, तो 200 तक दिखाई दे सकता है, पर 200 से नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि ये 215 के नीचे ही नहीं जाएगा। 215 से हमको बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है। और यहाँ से मुझको लग रहा है अभी कंसोलिडेट करेगा, मतलब एक ही रेंज में घूमेगा, और इसमें यहाँ से इसको ऊपर की जर्नी अपनी स्टार्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है, ठीक है। बाकी देखते आगे क्या होता है, पर इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। और यहाँ से अब मुझको लगता है ये अपनी ऊपर की जर्नी स्टार्ट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि कंपनी अच्छी है, कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा है, काफ़ी सारी बातें ठीक है, आरओई भी अच्छा है। तो मुझको लगता है यहाँ से इसको बाउंस बैक करना चाहिए। पर
इसके अपोजिट मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये एक सरकारी कंपनी है। जितने भी अभी तक हमने देखे सरकारी कंपनी, SGVN हो, RVNL हो, IRFC हो या इरेडा हो, वो केवल ये सारे सरकारी कंपनी है, तो केवल सरकार के फ्लो में चला स्टॉक, ठीक है। सरकार ने भी प्रमोट किया है। और ये जो बैल हो, ये सारे जो स्टॉक हो डिफेंस के, तो ये एक सरकार के वजह से चला, इस बात को ध्यान देना। क्योंकि जब रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया इसका चुनाव का, तो ये सारी कंपनियां काफ़ी गिर चुकी थी, 10-10, 15, 20-20% गिर चुकी थी। और इसके वजह से इसमें अलर्ट भी आपको रहना चाहिए। और एक सरकारी कंपनी है तो भाई ध्यान देना। मैं इसका एकदम फ्यूचर नहीं बोल सकता कि इतना चला जाएगा उतना चला जाएगा। मैं रिसेंटली करंट देख के बता सकता हूँ कि इसका अभी सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा 200 तक आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए। पर हाँ, एक सरकारी कंपनी, इसमें हमेशा अलर्ट रहो। मैं एक अपना पर्सनल डिसीजन बता रहा हूँ, मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ठीक है। तो हमेशा चीज़ें क्या है ना, हाँ, हमारे फेवर में नहीं चलती। अभी क्या है ना, मार्केट फ्लो में चल रहा है निफ्टी फ्लो में चल रहा है, नए नए लोग मार्केट में आ रहे हैं, पैसा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो क्या हो रहा है ना, स्टॉक ना सपोर्ट से फटाफट बाउंस बैक हो जा रहा है, ठीक है। मतलब एक जगह पे रुक नहीं रहा है, मतलब गिर रहा है तो फटाफट उसमें बाइंग आ जा रही है। तो ये हमेशा बार बार नहीं होता, इस बात को ध्यान देना। किसी भी स्टॉक को लेके मैं बोल रहा हूँ, इस स्टॉक को नहीं, कोई भी अच्छा से अच्छा स्टॉक रहना। क्योंकि आप पहले का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लो किसी भी स्टॉक का, वो काफ़ी समय से ना कभी कभी ना एक ही रेंज में घूमता रहता है। इवन अभी फार्मा की कंपनी काफ़ी अच्छा भाग रही है, पर पास्ट उठा के देख लो, वो काफ़ी समय से भाई एक ही रेंज में फंसे थे। तो रीज़न कुछ नहीं है, रीज़न यही है कि मार्केट का दस्तूरी ऐसा है। और दूसरा, ITB कंपनी देख लो, रिसेंटली काफ़ी अच्छी चली है, ठीक है। सब IT कंपनी के शेयरों में 500, 600, 700 रुपये का उछाल देखने के लिए मिला है। पर वहीं ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो, 2-2, 3-3 साल तक IT का जो इंडेक्स है एक ही रेंज में फंसा हुआ था। टेक महिंद्रा 1600 रुपये से गिर के 1000 से 1200 के बीच में 2 साल से घूम रहा था, ठीक है। इतनी अच्छी कंपनी। तो ऐसा भी मार्केट में रूप होता है, ये भी एक मार्केट का रूप है। तो ये सारे जो नेगेटिव रूप है ना, इसको ध्यान में रख के किसी भी कंपनी की ओर देखना चाहिए। और स्पेशली जो सरकारी कंपनी है ना, उसके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा देख के तब उस कंपनी को अपने फोकस में रखो या अपने डीमेट अकाउंट में रखो। मतलब हमेशा बटकरा ना लेवल में रखो। मतलब ये नेगेटिव भी साथ में लेके चलो, पॉजिटिव भी साथ में लेके चलो कि ठीक है, कंपनी भी अच्छी है, बिजनेस भी अच्छी है, पर ये भी देखो एक सरकारी कंपनी है। कुछ सरकार चेंज होता है तो आपने देखा कि ऐसा लग रहा था कि सरकार इनकी नहीं आने वाली, तो कैसे निफ्टी PSU बैंक का इंडेक्स गिरने लगा 8-8, 9-9, 10-10%। इसके वजह से मैं एग्जिट हो गया। मैं समझ गया कि लोग इसमें सरकारी कंपनी में कूदे हैं केवल सरकार के वजह से, ठीक है। बाकी देखो आपको क्या करना है, ठीक है। ऐसा भी इतना डरने वाली बात नहीं कि ये ख़त्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नहीं, तुरंत नहीं होगा। पर कभी कभी क्या है ना, कोई कोई कंपनी धीरे धीरे अपने आगोश में लेती है। मतलब 5% टूटा, फिर 7% बढ़ा, फिर 5% टूटा, फिर 2% टूटा, फिर 3% बढ़ा, फिर 2% टूटा। तो ऐसा भी होता है, ठीक है। मतलब मेरे ओवरऑल बोलने का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉइंट भी लेके चलो, पॉजिटिव पॉइंट भी लेके चलो। दिमाग में एक प्रॉफिट बुकिंग की सोच रखो, लॉन्ग टर्म नज़रिया। मेरे ख्याल से, एक मेरा पर्सनल डिसीजन है, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे ख्याल से सरकारी कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से चलना चाहिए हमको। अगर मेरा टारगेट है इरेडा, IRFC, RVNL में 30% का, तो मुझे अगर 30% मिल जाएगा तो मैं हट जाऊँगा। उसके बाद वो रॉकेट बन जाए स्टॉक या फिर ज़मीन पे चला जाए, मुझसे मतलब ही नहीं है। तो ऐसा एक टारगेट लेके चलना चाहिए PSU कंपनी में। मेरा एक टारगेट है, इसमें 50% आना चाहिए मेरा। जैसे इसमें टारगेट रहेगा कि स्टॉक 30% ऑल टाइम हाई से गिरा है, तो मेरा एक टारगेट है कि मैं इसको 30% ऊपर वे बेचूंगा जब ये अपने ऑल टाइम हाई पे जाएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो मैं बेच के निकल जाऊँगा, फिर मैं उसको नहीं देखूंगा कि वो कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है। तो ऐसा एक टारगेट लेके चलना चाहिए। लॉन्ग टर्म का नज़रिया मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म में तो सारे स्टॉक चलते 10 साल 15 साल में, तो ये सारे नज़रिया तो नहीं रखना चाहिए। तो समझ गए, यही बताना था कि ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी बताऊंगा। तो यही इंपॉर्टेंट बातें, दोनों चीज़ों को लेके साथ में चलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों, ठीक है। फंसना नहीं है, पैसा हमको फ्रीज नहीं कराना, इस बात को ध्यान देना। इस वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया केवल स्टडी और एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से बताया। मेरे किसी भी वीडियो में बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना। जो भी मैंने आपको बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई,
ना कि कोई बाय सेल का मैंने आपको कॉल दिया। मेरे किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक के लिए बाय सेल का कॉल नहीं रहता है, इस बात का ध्यान देना।